5 हो रहे हैं। और अपने इस महाराष्ट्र टूर का जो शुरुआत तो हो ही चुका है। पहला वीडियो आपको मिल ही गया रहेगा। पंढरपुर का हमने किया। तो जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि अपने जॉब को और अपनी हॉबी को दोनों को मिक्स कर दिया है। तो हमारी जनरली क्या ऑफिशियल मीटिंग लग रही है, तो मीटिंग के साथ साथ अपना ये टूरिंग भी हो रहा है। तो पंढरपुर का भी सेम था। अपना कुछ ऑफिशियल विजिट था, मीटिंग था, वो ख़त्म किया और हम पंढरपुर के हमने थोड़े बहुत आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की। इन द सेम वे अभी आज का जो शेड्यूल हुआ है ये है पूना। सो पूना में 2-3 जगह मीटिंग है अभी। पूना हालांकि मुंबई के बहुत पास में, उतना कुछ नहीं है, हार्डली 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बट पूना में भी देखने को बहुत कुछ चीज़ें थी। तो कोशिश करेंगे कि पुणे का भी कवर करते हैं, और जो भी चीज़ें पुणे में हम आपको दिखा सकते हैं वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि पूना क्या है महाराष्ट्र के लिए और कितना इम्पोर्टेंट है। पूना के बारे में और भी बातें हैं, और रास्ते में और बातें करते चलेंगे, और ये सारी जानकारियाँ हम लोग आपस में शेयर करेंगे। चलिए फिर चलते हैं हम लोग पूना की तरफ। सुबह के हो गए हैं, पौने 6 हो चुके हैं। तो फटाफट अब तैयारी कर ली जाए, क्योंकि पैकिंग एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसमें आपको समय लगता ही लगता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो हर एक चीज़ें प्रॉपरली अपनी बाइक पे फिक्स करना, उनको माउंट करना, कोई भी चीज़ गिरे नहीं, मोबाइल को माउंट करना, मोबाइल के जो कैमरे है उसको प्रॉपर माउंट करना, अपनी बैगेज को प्रॉपर माउंट करना, सभी रेडी करके अभी तैयार हो गए हैं और निकलने के लिए। तो अभी हो रहे 5:48 और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो सुबह सुबह अभी भोर ही हुआ है, हल्का उजाला है। अपनी सोसाइटी से भी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो सोसाइटी से बाहर निकल के और हम आगे मेन रोड, जिसे घोड़बंदर रोड बोलते हैं, मेरी सोसाइटी से आगे मेन रोड जो है घोड़बंदर रोड ही है। फिर ये लाइट्स आप देख रहे होंगे, सारे घरों की बिल्डिंग्स की सब लाइट जल रही है, बिकॉज अभी इतना सुबह नहीं हुआ है जाने के लिए। सोसाइटी से अभी बाहर निकलते हुए सुबह सुबह कितनी शांति रहती है, और हवाओं में भी लगता है जैसे एक अजीब सा चिड़ियों की और पक्षियों की तो जो कोलाहल होता है वही सुनाई देता है सुबह सुबह। और हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। रास्ते खराब हुए हैं, अभी बारिश चूंकि आने वाला है। मई का महीना चल रहा है, मई स्टार्ट हो गया है, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो बारिश मुंबई में जनरली जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक यहाँ पर पानी स्टार्ट हो जाता है। तो रोड वगैरह जो खराब है, रोड रिपेयरिंग के काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। पहले इनको तोड़ के और प्रॉपर करके फिर इनमें गिट्टियाँ वगैरह डाली जा रही हैं। आई थिंक बहुत जल्दी यहाँ का जो रोड रहेगा, रोड को ये लोग प्रॉपर बना देंगे। ठीक है, बारिश से पहले बन जाएगा। वर्क चालू है रोड का यहाँ पे। रास्ते में कई बार बारिश स्टार्ट हो गई है। सोसाइटी जो है, मैं पहले ही बताया कि मेरी जो सोसाइटी है ये वसंत लीला सोसाइटी है। ये आपके घोड़बंदर रोड पे वाघबिल नाका एक जगह है, वहाँ पे आता है। वहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पे अंदर एक विजयनगरी एनेक्स करके है, विजयनगरी एनेक्स के पीछे ही अपनी ये सोसाइटी है। से यहाँ से लेफ्ट लेके देखते हैं चलो। मैंने अभी इस कैमरे को जो माउंट किया है, मेरी डैश कैम जो है, डैश कैम को जो माउंट किया है, या मैंने अपने हेलमेट के टॉप पे माउंट किया हुआ है, जिससे बैक एंड फ्रंट आपको प्रॉपरली क्लियर दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वह है सासवड। तो सासवड जाने का जो प्रोग्राम था ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, और अचानक से हमें एक मीटिंग भी मिला कि वहाँ पर हमारे पार्टनर्स की मीट हमें करने को मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि पार्टनर्स मीट भी हो जाएगा, और हम जाके वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर जो कर पाएंगे हम एक्सप्लोर भी करने की कोशिश करेंगे।
सामने का फ्लाईओवर, जबरदस्त लाइटिंग। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे पोरबंदर रोड पे और सीधे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सासवड़ जैसा कि एक प्लेस है, ये आप महाराष्ट्र में, वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र समझ सकते हैं, पुणे के बाद आता है। पुणे से इनफैक्ट बहुत दूर नहीं है, सटा हुआ ही है। डेस्टिनेशन के हिसाब से इसके बारे में जितना सुना है, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ये सब हैं। एक्साइटमेंट है सुबह सुबह का, और जाने का एक अलग एक्साइटमेंट है। ये ऑटो वाले भाई साहब तो क्या स्पीड है इनकी। हम जैसे सुपर बाइक भी अगर लेके निकल रहे हैं 350 सीसी की, तो लगता है कि इन ऑटो वालों में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है इस चीज़ को, क्योंकि अभी ये मुझे क्रॉस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खासा स्पीड मेंटेन किया हुआ है भाई साहब ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सासवड़ में मंदिर है, साउथ में आप कहीं भी निकलिए और आपको महादेव भोलेनाथ के मंदिर न मिले। देखिए ऑटो भाई साहब निकल गए उनसे क्रॉस करते हुए, क्या स्पीड मेंटेन किया है इन्होंने। तो आप साउथ में हैं और साउथ में बाबा भोलेनाथ का दर्शन न हो, उनके मंदिर न मिले, उनके पूजा स्थल न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी एक दो बहुत अच्छे मंदिर हैं। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि मंदिर को आपको ज़रूर दिखाएं, और अगर मंदिर से जुड़ी हुई कोई रोचक चीज़ें हैं उनको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। ये रास्ता सीधे जो जा रहा है फ्लाईओवर के ऊपर से, आप देख रहे हैं ठाणे से होते हुए, तो ये आप सीधे नासिक चले जाएंगे। लेकिन हमें नासिक नहीं जाना है, हमें जाना है पूना। तो यहाँ से हम लोग लेंगे यू टर्न, और यू टर्न लेते हुए हम लोग टूवर्ड्स बॉम्बे जाएंगे। बट बॉम्बे भी नहीं जाएंगे, उसके पहले ही हम लोग मुलुंड चेक नाका आएगा, नहीं मुलुंड चेक नाका आएगा। मुलुंड चेक नाका के से ही हम लोग क्रॉस करके लेफ्ट लेते हुए अरोली से हम लोग आगे पुणे की तरफ निकल जाएंगे। मैंने ये हेलमेट में जो माउंट किया हुआ है अपना कैमरा, तो इस कैमरे का डैश कैम का एक ये है कि लास्ट टाइम भी जब मैं पंढरपुर का ट्रिप कर रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी आपको दिखाने के लिए, कि जो खंडाला की घाटियां हैं जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था ये। तो हम पता ही नहीं चला कि इसकी बैटरी कब ड्रेन हो गई। तो इस बार मैंने मोबाइल पे, चूँकि ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो इसकी बैटरी की जो पोजीशन है ये मुझे ऑलमोस्ट विजिबल रहेगी। इस हिसाब से मैं इसका ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे दिखता रहेगा इसकी बैटरी कितनी बची हुई है। अकॉर्डिंगली फिर हम रास्ते में डिसीजन ले सकते हैं कि इसको चार्जिंग माउंट पे डालने के लिए हम तुरंत ही इस डैश कैम को हैंडल बार में माउंट कर देंगे। अभी सुबह हो चुका है, 6 बज गए, और यहाँ से हमने एरोली नाका के लिए लेफ्ट ले लिया है। अब हम एरोली के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एरोली को एक तरीके से देखा जाए, अगर प्रॉपर देखेंगे आप, तो एरोली में एक चीज़ है कि यहाँ फ्लेमिंगोज बहुत होते हैं। तो फ्लेमिंगोज यहाँ पर बहुत होते हैं, तो फ्लेमिंगोज होने पर एक चीज़ है कि इसको फ्लेमिंगोज का भी सिटी बोलते हैं, क्योंकि जब आप हल्का यहाँ पर ठंड होती है तो उस समय जो फ्लेमिंगोज होते हैं, यहाँ ढेर सारे फ्लेमिंगोज, मतलब आपको ये जो क्रीक है, बेसिकली इस क्रीक यानी खाड़ी बोलते हैं, तो उसके पानी के आसपास फ्लेमिंगोज पूरा यहाँ से लेके बेलापुर तक आपको अच्छे खासे फ्लेमिंगोज यहाँ पर दिख जाते हैं। सुबह सुबह इतनी भीड़, रश आवर लग रहा है, सारे ट्रक हैं, क्यों हैं पता नहीं। 350 सेगमेंट में जो होंडा ने यह बाइक दिया है, ये बाइक कम्यूट के हिसाब से, सिटी कम्यूट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। मैं आराम से, इतनी भीड़ है ट्रकों के बीच में से भी थोड़ा स्टंट करना पड़ रहा है, बट मैं अपने बाइक को इजी वे में विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रॉब्लम निकाल पा रहा हूँ।
तो वहाँ से अभी बाहर हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट सिरोली से, और हम लोग ये पुणे हाईवे की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग एक चीज़ मैंने और देखा कि जो दीवारों पे पेंटिंग्स लोग करते हैं, ये पेंटिंग्स भी अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो अट्रैक्शन रहता है, दूसरा चीज़ है आपको कुछ सोशल अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं जो न चाहते हुए भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। खासकर मुझे लगता है ये पिक्चर और सब चीज़ों से छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता रहेगा, बिकॉज उनको जब आप दिखाने की कोशिश करते हो कि आप नीट एंड क्लीन रखो, आप सफाई से रखो चीज़ों को, आप बेटर करो, तो लोग थोड़ा बच्चे थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस होते हैं चीज़ों को। सेम यहाँ से घसौली के बाईपास नीचे से निकलते हुए हम लोग यहाँ पे भी दोनों साइड अच्छी पेंटिंग्स बना रखा है इन्होंने, सोशल चीज़ों का अवेयरनेस और प्लस उस एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो दीवारों पे पेंटिंग के ज़रिए दी जाती हैं इंफॉर्मेशन। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि हमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन भी किसी सिटी के बारे में, या एक अच्छा मैसेज हम लोग अपने आने वाले अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उसको हम लोग कुछ दे सकते हैं। तो एक ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग की धूप, जितनी धूप चढ़ती जाएगी उतना ही ड्राइविंग में बहुत परेशानी होती है, बिकॉज कार ड्राइव में तो आप अपना ऑन कर लीजिए, ऐसी आराम से बैठिए, बट बाइक में ऐसा नहीं होता। ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आपके कोपर खैरनी। तो कोपर खैरनी के लेफ्ट हैंड साइड पे जितना पहाड़ के साइड एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड में देखा है सारा MIDC है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़े चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग अगर फ्लाईओवर पकड़ के राइट हैंड साइड से निकलते तो हम बेलापुर डायरेक्ट जा सकते थे, बट मैं बेलापुर जाना है, बट हाईवे पकड़ के जाना है मुझे। तो पाम ट्री रोड है, तो पाम रोड होने के पाम बीच रोड से बोलते हैं, पाम बीच रोड। तो पाम बीच रोड है तो, लेकिन वो आपको बेलापुर जाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ये रोड से आप अगर निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाईवे होते हुए आपका डिस्टेंस कम होगा। अभी हम लोग बेलापुर पहुंच गए हैं। यहाँ से बेलापुर क्रॉस करते हुए यहाँ से लेफ़्ट से ये फ्लाईओवर लेते हुए हम लोग हाईवे, पुणे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की थी आप लोग को कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे दो हैं, एक ओल्ड पुणे एक्सप्रेस हाईवे है और एक न्यू पुणे एक्सप्रेस हाईवे है। तो जो न्यू पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, उस हाईवे पे सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर्स या हैवी व्हीकल्स ही जो 4 व्हीलर्स में आती हैं वही अलाउ हैं, बाइक अलाउ नहीं है। तो मेरा अपना एक सजेशन है, जो बाइकर्स हैं और वो पुणे की तरफ कभी भी जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, बोर्ड भी लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे जितने 4 व्हीलर्स हैं वो सब जा रही हैं, और लेफ्ट से ओल्ड पुणे एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ के बाइकर्स और 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स भी जा सकते हैं ओल्ड पे, बट न्यू पे सिर्फ 4 व्हीलर जा सकते हैं, 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा अपना डैश कैम मैं अपने हैंडल बार में माउंट कर लूँ। रीज़न ये कि हैंडल बार में हम इसको चार्जिंग पॉइंट पे डाल देते हैं तो ड्रेन होने का जो एक प्रॉब्लम है वो नहीं होएगा, और बेनिफिट ये रहेगा कि मैं सारी चीज़ें कैप्चर करूँगा, क्योंकि यहाँ के बाद से पनवेल सिटी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैंने इसको अपने हैंडल बार में माउंट कर लिया है और चार्जिंग पॉइंट पे भी डाल दिया है। तो पनवेल सिटी क्रॉस करते ही जो लास्ट टाइम रह गया था, आपको मैं नहीं दिखा पाया था, खंडाला घाट का बहुत ही सुंदर जो व्यू है, जो कि बाइकर्स के लिए एक अच्छा चार्म होता है या किसी के लिए भी घाट का, तो वो इस एपिसोड में, 7वां एपिसोड में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये डैश कैम बेसिकली है, डैश कैम का जो रोल है आप लोगों को पता है, ये सिर्फ है एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फ्रंट एंड बैक दोनों का आप इसमें रिकॉर्डिंग
कंटिन्यूअस लूप में करते रहते हैं तो कुछ भी अगर हुआ, मिस हैपनिंग हुई, किसी के द्वारा हुई, तो आप एटलीस्ट लीगली इस चीज़ को इन फ्रंट ऑफ पुलिस दिखा सकते हैं, नहीं ये मेरा फॉल्ट नहीं है या किसका फॉल्ट है, तो वो यहाँ से कैप्चर होता रहता है। तो बेसिकली डैश कैम है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं इसको एज अ ब्लॉगिंग भी यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ब्लॉगिंग भी इससे हो पा रही है। वाइड एंगल है तो हमें इसमें अच्छा कवरेज भी मिल रहा है। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना, लेफ़्ट लेके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पनवेल सिटी हम लोग पनवेल सिटी से आगे बढ़ना है, मतलब पनवेल सिटी आएगा, पनवेल सिटी के बाद हमारा ये फ्लाईओवर है, पनवेल सिटी का फ्लाईओवर जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। पनवेल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नवी मुंबई में अगर आप इधर से जा रहे हैं पुणे से, तो पनवेल एक सिटी आपको मिलेगा जो एक आपको हर एक चीज़ों से, मतलब सिटी आप बोल सकते हैं, प्रॉपर सिटी मिलेगा। इसके बाद फिर आपको तालुका और छोटे छोटे विलेजेस ही देखने को मिलेंगे। यहाँ से सामने पहाड़ दिखने चालू हो जाते हैं और देख के लगता है कि बस आपको शुरू हो जाएंगे पहाड़, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आएंगे पहाड़। और ये खंडाला घाट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी होता है जब आप बारिश में अगर यहाँ आइए, तो बारिश में यहाँ का नज़ारा नंबर 1 होता है, क्योंकि एक तरफ घाटियाँ होती हैं और एक तरफ पहाड़ होता है, तो आपको फॉगी फॉगी सा एनवायरनमेंट मिलता है। तो व्यूज़ जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही प्यारा। और बारिश के दिनों में तो खंडाला और लोनावाला की क्या कहूँ। मैं नहीं समझता कि मुंबई में रहने वाला या मुंबई के आसपास रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बारिश के दिनों में खंडाला और लोनावाला का व्यू लेने ना आया हो या ना आ पाया। लोग इसे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट मानते हैं। जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग के लिए मसूरी एक अच्छा डेस्टिनेशन होता है, इन द सेम वे बॉम्बे में रहने वाले लोगों के लिए लोनावाला एंड खंडाला किसी मसूरी की तरह जन्नत से कम। तो ये सांप की तरह जिगजैग रास्ते बहुत संभल के चलाना होता है बाइक। हालांकि बहुत रिस्की नहीं है, यहाँ के पहाड़ ऐसा नहीं कि पहाड़ यहाँ के दरख्तें हैं बहुत ठोस पहाड़ हैं, तो आपको ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा जिससे आपको ये समझ में आए कि पहाड़ दरक सकते हैं, गिर सकते हैं। बट आपको रास्तों पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत स्टीप कहीं कहीं पे चढ़ाई है। बाइक का बैलेंस और आपका कंट्रोल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे बाइकर्स की निशानी भी होती है कि वो बाइक को अपने कंट्रोल में ही चलाएं, जितनी उनकी कैपेसिटी हो उसी कैपेसिटी पे ही बाइक को चलाएं। खासकर पहाड़ों में इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। रीज़न है कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका अपना चलाने का तरीका और पास देने का तरीका और उनके अपना अनुभव एक अलग तरीके का होता है, और आप जब बाइक चला रहे होते हैं तो आपका अनुभव एक अलग होता है। बहुत ही ध्यान देना होता है चीज़ों को, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आपकी जान पे बन सकती है। बहुत ही आराम से पहाड़ों में धीरे धीरे आप बाइक को चलाने की कोशिश करें। जब एक पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं खंडाला पहाड़ी, तो रास्ते में एक मंदिर आता है दाहिने साइड पे। यहाँ पे कोई लोकल है मंदिर, लोकल माँ का मंदिर है, तो दर्शन करना हो दर्शन कर सकते हैं आप।
यहाँ की पहाड़ियाँ चढ़ते हुए वाक़ई एक अजीब-सा अनुभव होता है कि पहाड़ मुझे अपनी कितनी छोटेपन का एहसास दिलाते हैं। ये पहाड़, ऊँचे-ऊँचे पहाड़, ये बताते हैं कि इंसान कितना बौना है इनके सामने। वाक़ई प्रकृति के सामने इंसान बौना ही होता है। यहाँ से बहुत संभल के चढ़ते हुए आपको रास्तों का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होता है। ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है, ये आपका मैंने बताया जो नया वाला फ्लाईओवर है, पूना एक्सप्रेस हाईवे वो है जिसपे फोर व्हीलर जा रही है। तो रास्ते में एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना होता है कि रास्ते यहाँ से कई ज़िगज़ैग कट हैं, मतलब आपको बहुत सोच समझ के उस कट से निकलना होगा, क्योंकि कई रास्ते जो हैं वो शायद जाके आगे फिर नए वाले एक्सप्रेस हाईवे में मिल जाते हैं। शायद वो फोर व्हीलर के लिए एक्सेस देने के लिए होता है। आप बहुत सोच समझ के अपने बाइक को पूछ के ही जाएँ, क्योंकि आपकी थोड़ी-सी गलती आपको नए वाले एक्सप्रेस हाईवे पे ले जाएगी और चालान और पुलिस वाले इसका बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा खासा पेनल्टी वो आपके ऊपर फाइन लगाएँगे। आप बिल्कुल कहिए कि हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, कहीं बोर्ड में नहीं दिखा, लेकिन वो सुनने वाले नहीं। इसलिए जब भी ज़रूरत लगे आप पूछें और तभी हम लोग यहाँ चढ़ के आ चुके हैं अभी पूरा। और यहाँ थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि चाय या कॉफ़ी कुछ हो जाए, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं, सुबह से निकले हुए हैं, तो चाय की तलब, ज़ाहिर-सी बात है नाश्ते का टाइम हो रहा है, बट एटलीस्ट अगर चाय कॉफ़ी मिल जाता है तो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे और अच्छे से बाइक को चलाया जा सकता है। तो यहाँ से अच्छा व्यू भी है एक्चुअली। ये यहाँ पर आके पहाड़ी ख़त्म होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरी साइड तो इन्होंने अच्छा व्यवस्था किया है। अभी चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट है तो अभी इतने यहाँ पर नहीं है लोग, टूरिस्ट नहीं हैं। मैंने यहाँ सोचा चाय पिया जाए, थोड़ा इन वादियों का नज़ारा भी लिया जाए। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं नीचे पहाड़ों के और घाटियों के। कभी आप बारिश में आएँगे तो आपको इन नज़ारों का अलग ही एक मज़ा मिलेगा। तो आप अच्छा एन्जॉय करना है तो यहाँ अपना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बैठने की भी व्यवस्था अच्छी खासी की गई है, तो आप यहाँ पर बैठ के चाय का लुत्फ़ उठाइए और नज़ारों को अपने जी भर के आँखों में और दिलों में कैद करिए। तो हमने भी यहाँ पर चाय पी के थोड़ा रिफ्रेशमेंट, बॉडी को रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद फिर हम अपने आगे निकल लिए रास्ते पे। रास्ते में पॉइंट्स और भी आते जाते हैं, पहाड़ धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं ज़रूर, हम लोग ऊँचाई पे चढ़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर बारिश के दिनों पे अच्छी खासी भीड़ होती है। अभी भी लोग आपको दिख जाएँगे रास्ते में इन स्पॉट्स पर प्रकृति का आनंद उठाते हुए। साढ़े 8 का समय हो चुका है। मैंने जैसा बताया कि जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ये एक जगह बाएँ साइड पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ अक्सर अगर मानसून के टाइम पे आपको यहाँ पर भुट्टे बेचने वाले और पब्लिक तो पूछिए नहीं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से पूरा पहाड़ों का अच्छा खासा नज़ारा और घाटी है। बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। जो यहाँ फोटोग्राफी इस टाइम पे भी मिलते हैं लोग कम हैं। मैं जैसा बोला ना कि अभी 8:30 बज रहा है, धूप चढ़ रहा है, तो धूप जैसे चढ़ेगा मुश्किल होती है। अगेन फ्लाईओवर को हमने दोबारा यहाँ पर क्रॉस किया। आपका ये फ्लाईओवर जो ऊपर से जा रहा है, ये वही आपका नया एक्सप्रेस हाईवे है जिस पे 4 व्हीलर चलेंगे, और हम लोग इसके नीचे ओल्ड पूना एक्सप्रेस हाईवे होते हुए हम आगे पुणे की तरफ बढ़ते जाएंगे। सासवड में घूमने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं। मैंने जो गूगल एक्सप्लोर किया, वहाँ कोई एक फोर्ट भी है,
मंदिर हैं ढेर सारे, तो अच्छा खासा पॉन्ड भी, तालाब भी है कोई बहुत फेमस, व्यूज़ भी प्यारे प्यारे हैं। तो अभी आज की डेट में मुझे लगता है कि जो आज का हम ट्रिप कर रहे हैं, हमारा बहुत दिनों का ट्रिप नहीं है, तो हो सकता है सासवड में उतने का जब नहीं है तो उतना हम आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितना भी हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी है, मैं बाइक रोकता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड पे एक गणपति बप्पा की मूर्ति दिखी, और मूर्ति बहुत ही भव्य है, बहुत ही भव्य है और बहुत ऊंचाई बड़ी पे है। मूर्ति दिखेगी, ऊंची विशाल मूर्ति। ये पहाड़ के ऊपर है और रोड से थोड़ा दूर है। मैंने कहा आप लोग को ये दिखा दूं, जब भी इधर से गुजरेंगे तो आपको ये मूर्ति दिख जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए लास्ट टाइम पे हम जब इधर जा रहे थे, पंढरपुर का हम कवर कर रहे थे, तो यहाँ आगे से एक रास्ता है जो कि लेफ्ट जाता है, वो भी पूना सिटी में जाता है, और एक राइट रास्ता जाता है, वो भी पूना सिटी में ही जाता है। तो राइट वाला रास्ता इस बार हम लेंगे, क्योंकि हमारा मैप के अनुसार सासवड जाने के लिए मुझे राइट रास्ता ही दिखा रहा है। तो इस बार इस रास्ते चल के देखते हैं कि रास्ता कहाँ निकलता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के लिए, खासकर वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, आउटस्कर्ट्स के लिए मैं नया हूँ। मैं गूगल पे ज़्यादा भरोसा करूँगा। हालांकि मेरी आदत है, मैं पूछता रहता हूँ रास्ते में रुक रुक के, क्योंकि गूगल भी कभी कभी जस्टिस नहीं करता, वो आपको घुमाता है। तो आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप एक बार गूगल ने घुमाना चालू किया तो आप इधर उधर घूमते ही रह जाएंगे। ये रास्ता आगे जाके ये वाकड़ पे आ गया, तो ओके, पुणे में हम हिंजेवाड़ी और ये वाकड़ एक जगह है, यहाँ पहुँच गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद मैंने एक डिसाइड किया, यहाँ एक हमने सुना हुआ है जैसे बारबिक नेशन है, वैसे बारबिक मिसल है। तो हमने कहा कि चलो 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, अगर ब्रेकफास्ट ही करना है तो इसी रास्ते गुजर रहे हैं तो बारबिक नेसल चलते हैं और बारबिक नेसल का लुत्फ उठाते हैं। मैंने बारबिक नेसल के बारे में होंडा राइड में सुना था, एक राइड उन्होंने बारबिक नेसल की लगाई थी, तो मैंने ढूंढते ढूंढते गूगल पे मैंने लगा रखा था बारबिक नेसल, तो मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते बारबिक नेसल पहुँच ही गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सामने जो है ये बारबिक नेसल है। और आम, यहाँ के आम तो वैसे ही वर्ल्ड में फेमस हैं, इनको तो भारत का अल्फांसो ही बोलते हैं। अल्फांसो जो फ्रांस का बहुत फेमस आम है, तो जो देवगिरी की जितनी भी यहाँ पर तो फ्रेंड्स, आम होते हम हैं। लोग अभी हैं बारबिक मिसल में। यहाँ पर ये है पूरा आपका मिसल का अनलिमिटेड रहता है, 120 रुपीज़ में अनलिमिटेड। ये भैया भाई एक मिनट आना, क्या क्या बताया, क्या क्या है इसमें? कोल्हापुरी, हाँ, पुणेरी, नाशिक आणि जैन अच्छा, सबका अलग अलग टेस्ट आएगा क्या खाने अलग में? अलग। तो ये 120 रुपीज़ में अनलिमिटेड का इनका अपना पैकेज होता है, जिसमें ये पूरा आपका अनलिमिटेड आपके पाव और ये जो भी चीज़ें आप लेना चाहें इसके लिए काफ़ी कुछ आइटम्स हैं। भरपेट नाश्ता करने के बाद करीब करीब 10, 20, 10, 25 हो गए। हमने कहा आगे बढ़ा जाए। बाइक पे चलना बस धूप में मज़ा भी है और सज़ा भी। मज़ा चलाने का होता है, सज़ा ये धूप देती है। बट यहाँ से फिर हम आगे अपने सासवड के लिए निकल लिए। ये कुछ कैंटोनमेंट का रास्ता मुझे समझ आ रहा है, पता नहीं कितना सही है, बट ये कैंटोनमेंट के रास्ते की तरह मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ से हम कैंटोनमेंट रास्ते के आगे
निकलते हुए। गूगल मैप का ही सहारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्रिज लास्ट टाइम पे मैंने देखा था, ये ब्रिज पड़ा था। यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट में जो ब्रिज के पिलर्स हैं उन पे इतनी अच्छी पेड़ों की डिजाइनिंग और अ, जो बनाते हैं ये मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। रीजन है कि आप एक तो नेचुरल ब्यूटी डाल दे रहे हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है आपके सारे ब्रिज, और नेचुरल ब्यूटी उसके अंदर आप पेड़ और उनकी पत्तियां, तो एक अलग कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। ये हम लोग सासवड और पुणे के पहले जो मैं बोल रहा था कि पहाड़ियों का जिक्र किया, तो ये पहाड़ियां भी बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाती हैं, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी दूसरी तरफ घाटी। और बारिश के दिनों में मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ का जो ब्यूटी होता रहेगा वो एक नंबर रहता है, क्योंकि होता के पहाड़ों से बादल टकराते हैं तो वो कुछ फॉग जैसा बना देते हैं। तो फॉगी इन्वायरमेंट में और हल्की हल्की बारिश और ठंड, हल्का हल्का ठंड मौसम में एक अजब ही और बढ़िया नज़ारा दिखाता होगा। तो दाहिने साइड जितनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, बाएं साइड उतनी ही गहरी घाटियां दिख रही हैं। और यहाँ का जो दृश्य मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं बारिश में लोनावाला खंडाला को बहुत अच्छे से देखा है, लौगढ़ भी गया हूँ। जो एक नज़ारा होता है, प्राकृतिक नज़ारा उस समय होता है, वो अपने आप में ही अप्रतिम है। मैं समझ सकता हूँ कि इन पहाड़ों की खूबसूरती मानसून के टाइम में कितनी बढ़ जाती होगी। मेरी ये कोशिश होएगी कि इसके बाद अगर कोई ट्रिप होता है जो सासवड के आगे या कुछ इस तरह का रहता है और मुझे इन पहाड़ियों से जाना हो पड़े, तो मैं मानसून में ही इनको क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं आपको इन पहाड़ों और इन वादियों के नज़ारे जो हैं उनको भरपूर दिखा सकूं। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, तो सासवड एक जगह है जो आप लोग का एक अच्छा डेस्टिनेशन मानसून में बन सकता है। आप यहाँ आ सकते हैं। नियर बाई आपको फोर्ट किले भी मिलेंगे, आपको मंदिर मिलेंगे अच्छे अच्छे, जिनको मंदिर अगर दर्शन करने हैं, घूमने हैं, तो उनको मंदिर मिलेगा सासवड में। और ये घाटियाँ और पहाड़ तो हैं। 11 11:15 का टाइम हो रहा है। गर्मी तो लग रही है, लेकिन नज़ारे भी ज़बरदस्त हैं। बाइक पे आपको हवा लगता रहता है तो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन ये गर्म हवाएं थोड़ा सा कष्ट दे देती हैं। लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। अगर इन नज़ारों का मजा लेना है, थोड़ा सा तो गर्मी, थोड़ी सी गर्मी झेलनी ही पड़ेगी। मैं अपने डेस्टिनेशन पे लास्ट टू लास्ट पहुंच गया। मेरी मीटिंग किसी बिल्डिंग में मेरे अपने पार्टनर के साथ अपनी मीटिंग है, तो मैंने सोचा ये मीटिंग ख़त्म किया जाए और इसके बाद फिर हम लोग कहीं घूमने का प्लान करते हैं। तो मैं चल रहा हूँ मीटिंग फिनिश करने। मीटिंग फिनिश करने के बाद हम शाम को एक होटल में चेक इन किए, अच्छा होटल मिल गया, और वहाँ पर हमने 1200 रुपये में एक रूम को लिया, और अच्छा रूम। उस पर हम घूमने निकल गए। तो हमने वहाँ पता किया तो लोगों ने बताया संगमेश्वर महादेव मंदिर का बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है, तो वहाँ हमने जाना उचित समझा। और ये रास्ते में मुझे किले नुमा कुछ दिखा, बाहर गणेश जी का मंदिर था, इसकी डिजाइनिंग किले से लग रही थी। उसकी जो ईंटें हैं वो ईंटें भी हमें सब पुराने ज़माने के ही महल जैसे लग रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चला क्या है, बट बहुत ही सुंदर महल। ये एक भव्य मंदिर है और श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर है ये। मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े नंदी किसी मंदिर में नहीं देखा। बहुत बड़े नंदी हैं
और ये जो सफ़ेद कलर का लोहे का ब्रिज दिख रहा है, यही ब्रिज क्रॉस करके ही आप जा सकते हैं उधर दर्शन करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। नदी है नीचे, दोनों साइड नदी है, मंदिर की उस साइड भी नदी है, इस साइड नदी है, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये नदी आगे जा रही है, अभी पानी अच्छा खासा है, हमें लगता है बारिश में और पानी हो ज़्यादा रहेगा। बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है सासवड़ में, संगमेश्वर महादेव मंदिर। तो अगर कोई यहाँ आता है तो उसको ज़रूर दर्शन कर सकता है। भव्य मंदिर, दिन अच्छा हो गया मेरा। बना हुआ है संगमेश्वर महादेव मंदिर का ये है, नीचे पानी भर रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर और भव्य मंदिर। अभी इसका जीर्णोद्धार भी हो रहा है, बट ये संगमेश्वर महादेव के नाम से ब्रिज के नीचे से कोई नदी है शायद, फिर भी बहुत पानी है इसके अंदर। हमें लगता है बारिश में बहुत पानी होता रहेगा इनके अंदर। तो ये संगमेश्वर महादेव का मंदिर, आपको ये ब्रिज क्रॉस करके ही आना पड़ेगा, तभी आपको दर्शन होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अच्छा खासा एक ब्रिज लोहे का बना हुआ है, आप इस पे चल के आ सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। संगमेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही सुंदर, लाइटिंग, बहुत ही भव्य मंदिर। और फ़ोटो में जैसा मैं भी दिखा दूँगा अपने चैनल पे, जो नंदी जी हैं, इतनी बड़े नंदी जी तो मैंने आज तक कभी किसी मंदिर में देखा ही नहीं है। तो संगमेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में अच्छी नींद आई। मैं बढ़िया आराम से होटल में आराम फरमाया। उसके बाद सुबह सुबह 7 बजे हमने यहाँ पूछा, तो होटल के मैनेजर ने मुझे बोला कि अगर आपको देखना है, मंदिर का ही आपको शौक है, तो आप चांग वटेश्वर मंदिर है, आप वहाँ भी जाइए। मंदिर काफ़ी पुराना है, पुरातन है, और वहाँ पे आपको दर्शन करने पे बहुत ही शांति महसूस होगी, और बहुत ही शांत जगह पे, और बहुत अच्छा मंदिर और सुंदर मंदिर है। तो मैंने फटाफट बाहर आके अपने बाइक पे कैमरे माउंट किए और सब सेटअप रेडी किया चलने के लिए। और सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि चलता हूँ और दर्शन वहाँ करता हूँ। तो चांग वटेश्वर मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, करीब करीब 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर था। पैदल भी जा सकता था मैं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि बाइक से ही चलते हैं, टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे वापस आज लौटना भी है। 7:15 अभी हो चुके हैं, और लौटते लौटते टाइम तो लगना ही है। यहाँ से जितना दिन चढ़ेगा उतना ही मुश्किल होएगी, तो जितनी जल्दी से जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये पूना में भी लौट के जाना है, तो उसके हिसाब से प्लान करते हुए मैं फटाफट दर्शन करने के लिए निकल गया। मंदिर के पास जब मैं पहुंचा तो वहाँ 2 रास्ते थे, एक लेफ्ट से जा रहा था, एक राइट से। लेफ्ट साइड पे थोड़ा रेलिंग लगा था, तो मुझे लगा ये रास्ता रहेगा, और मैं लेफ्ट से आगे बढ़ा। मुझे पता नहीं, कि डाउट लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आगे चल के देखते हैं, रास्ता है तो देखते हैं। और रास्ते पे आगे बढ़ के मुझे एहसास हुआ कि मैं मंदिर में न जाके मंदिर के पीछे जा रहा हूँ कहीं। फिर रास्ता जाके वहाँ एक जगह ख़त्म भी हो गया, तो मुझे एहसास हुआ मैं गलत आया हूँ। और हालांकि पीछे देखने मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मंदिर वाकई बहुत पुराना, क्योंकि बड़ी बड़ी ईंटें और इस तरह का स्ट्रक्चर किलोग्राम में भी होता था, और कहीं नॉर्मल घरों में तो होता नहीं था मंदिरों में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 16वीं, 17वीं, 16वीं या 15वीं शताब्दी का ही रहा होगा, क्योंकि उसी समय की तरह की ईंटें जो महलों में यूज़ होते थे वैसे ही यूज़ हुए थे इसमें। और वो छोटे छोटे ब्रिक्स जो होते थे ऊपर लगते थे, वो इसमें लगे हुए थे। तो वाकई ये समझ में आया कि मंदिर, ये चांग वटेश्वर मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर होगा। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, मुझे पुरानी चीज़ें, पुराने मंदिर और पुरानी सभ्यताएं, पुराने लोगों के रहन सहन, खान पान मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं। और मुझे अपने पुरातन संस्कृति की जितनी अच्छाइयाँ और जानकारियाँ मिलती हैं, उतना मुझे बहुत अपने आप में गर्व महसूस होता है। तो मुझे एक्साइटमेंट एकदम से यहाँ बढ़ गया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मंदिर वाकई बहुत ही पुराना मंदिर है ये। मैं करीब से एक एक नक्काशी और एक एक ईंटों को देखने की
कोशिश करूंगा और आपको भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर और कितना पुराना है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, इस गर्मी के भी मौसम में इतनी हरियाली, पक्षियों का कोलाहल कानों को बहुत ही सुकून देता है। ऐसी जगह पे जाना और अपने मन को एकाग्रचित्त करना, कुछ देर इस प्रकृति गोद में मंदिर में बैठना और भगवान को याद करना अपने आप में ही एक सुखद अनुभव देता है। यहाँ पे बाइक पार्किंग का ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि आप यहीं करेंगे, आप कहीं भी अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। तो मैंने साइड में ही इस बाइक को भी लगा दिया है। लगाने के बाद कैमरे वगैरह और बाकी सामान सब जो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि कुछ छोड़ना ठीक नहीं। तो मैंने कैमरे और बाकी सब चीज़ों को अनमाउंट किया और अनमाउंट करने के बाद मैं मंदिर की तरफ बढ़ गया। यहाँ पे और लोग भी, कुछ लोग दिख रहे थे, आए हुए थे, दर्शन करने ही आए होंगे। मुझे जोड़े भी कई दिखे यहाँ पर, जो कि हमें लगता है ऐसी मान्यताएं यहाँ होंगी कि जोड़े यहाँ पर नई नवेले जो जोड़े होते हैं शादी करते होंगे, लोग आते होंगे दर्शन को। तो मुझे वैसे भी जोड़े यहाँ पर दिखे और मुझे कुछ लोग शूटिंग करते हुए भी दिखे। पता नहीं वो किस पर्पज से शूटिंग कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्री बना रहे होंगे जो भी। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि आप अगर शू है तो शू रैक यहाँ पे बने हुए हैं साइड में, तो आपको इधर उधर शूज निकाल के फेंकने नहीं है। आप अपने शूज प्रॉपरली निकालिए और निकालने के बाद ये शू रैक लोहे के ग्रिल के बने हुए हैं और शेड दिए गए हैं इसके अंदर। तो आप अपने शूज निकाल के इन शू रैक्स में रख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इधर उधर ही रख दिया है, तो ये गलत चीजें हैं। आपको जब कोई सुविधाएं दी जाती हैं तो आप उसका पूरा लाभ उठाएं। नीचे ये हल्का गड्ढा नुमा जो दिख रहा है, मैंने कई मंदिरों में देखा, खासकर जैन मंदिरों में, सब में यहाँ पानी भर के रखा होता है। तो आप जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पैर धुल जाते हैं उस पानी से। तो ये मान्यता है कि भाई मंदिर में आप कम से कम साफ सुथरे जाएं। सीढ़ियां एकदम खड़ी जैसे पुराने जमाने में महलों की होती थी। तो ये सी बात है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसकी वजह से इस तरह के सीढ़ियों का जो स्ट्रक्चर है एकदम स्ट्रेट खड़े हैं। तो रेलिंग्स लगी हैं, आप चल के आराम से रेलिंग्स के सहारे आप ऊपर जा सकते हैं। संगमेश्वर महादेव मंदिर की ही तरह यहाँ पे भी जो नंदी थे, ये नंदी भी बहुत बड़े थे, विशाल थे। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, बट नंदी जो मुझे अभी दोनों मंदिरों में दिखे वो बहुत ही विशाल थे। मंदिर की भव्यता देखिए, कितने करीने से नक्काशी की गई है और एक एक पत्थर इतनी बराबर से इसको संवारे गए हैं, नक्काशी की गई है कि आप एक पत्थर से दूसरे पत्थर में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो टॉप है वो कितने ज्योमेट्रिकली ऊपर लेके गए हुए हैं उसमें का। जो छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, अगर आप देख रहे हैं दीवारों में छोटी छोटी, ये टूट गई हैं। समय के साथ पुरानी चीजें जीर्ण शीर्ण हो ही जाती हैं, तो टूटना स्वाभाविक है। बट कितना भव्य, कितना पुराना मंदिर। और मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती है इन मंदिरों की नक्काशी। सच मानिए, आज के इस मशीनी युग में भी अगर इस तरह से पत्थरों को तराशना हो तो शायद मशीन भी गलतियां कर दें। लेकिन आप सोचिए उस समय के जो इंसान या हमारे पूर्वज जो थे, जिन्होंने इनकी नक्काशी की हुई है, बिना मशीन, बिना किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के, उन्नत तकनीक के, इतनी सुंदर एक एक चीजें आपको एकदम बराबर से दिखेंगी कि आपका दिल अपने आप वाह कर देगा। इन नक्काशियों को देख के तो दिल करता है वैसे ही बैठे रहें और एक एक इनकी जो खूबसूरती है उसको अपने आंखों में कैद करें। हालांकि मुझे एक चीज बड़ा देख के कष्ट भी हुआ। यहाँ पे नक्काशी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कष्ट ये हुआ कि कुछ मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं,
छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां अंग भंग हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक की जिम्मेदारी के साथ साथ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे भव्य एवं सुंदर मंदिरों का संरक्षण अवश्य हो। इनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा इसी मंदिर के प्रांगण में, तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर इस प्रांगण में और भी हैं जिनकी भव्यता और जिनकी नक्काशी और उनका जो रूप और स्वरूप है वो देखने योग्य है। मैंने यहाँ इस व्यक्ति को देखा कि मंदिर की साफ सफाई ये कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। जिज्ञासा तो हुई कि मैं इनसे कुछ प्रश्न करूं, लेकिन ये इतने व्यस्त थे कि मुझे इनसे प्रश्न करना उचित नहीं लगा। मैं आगे बढ़ गया और मंदिर को ही मैं अच्छे से अपने कैमरे और अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करने लगा। पत्थरों पे उकेरी गई जो नक्काशी है फूल और पत्तियों की, अपने आप में ही अद्वितीय है। दर्शन हो चुका था मेरा। अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी, क्योंकि अभी 7:45 हो गए थे, 7:44 हो रहा था, तो मुझे लगा कि दर्शन तो हो गए हैं। लेकिन मैंने विचार जरूर किया था कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा इस मंदिर में दर्शन करने और यहाँ के आसपास का वातावरण का और अच्छे से निरीक्षण करूंगा। तो यहाँ के बाद फिर मैं अब निकलना ही उचित समझा। इस तरह की वीडियोस में आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारत की जो कोई हुई भी नहीं कर सकते हैं, ये है कि जो गांव में दूर दराज जिसको एक्सप्लोर कोई नहीं कर सकता, मैं वहां तक पहुंचूं और अपनी भारत की सभ्यता, उन्नति, उनके विकसित सोच और उनकी जो कार्य कौशल है उनको अच्छे से आपको बता सकूं, दिखा सकूं, समझा सकूं और किसी तरीके से मैं आपको एक जमीन से जोड़ सकूं, उन चीज़ों को बता सकूं जो भारत की आत्मा है। तो मेरा प्रयास ये आरपी टेक एंड टूर्स में यही है कि हम आपको टेक्नोलॉजी, चाहे पुरानी हो चाहे आपकी नई टेक्नोलॉजी हो, और टूर्स में आपको उन चीज़ों से मिला सकूं जो भारत की आत्मा है, जिनमें भारत बसता है। तो यहाँ पर मेरा ये जो सासवड़ का एपिसोड था वो समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से सासवड़ 2 भी आएगा, जिसमें हम आपको और कुछ भी दिखाने की कोशिश करेंगे सासवड़ में जो नहीं दिखा पाया, या इसी को और थोड़ा और जानकारी के साथ हम दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। हमें जल्दी से जल्दी पूना पहुंचना है, पूना अपना एक मीटिंग ख़त्म करके हमें अपने घर लौटना है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा। तो इस वीडियो को अब मैं यही अंत करना चाहूँगा, एंड जल्द ही हम अपने एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे, एक दूसरे डेस्टिनेशन और कुछ नई जानकारियों के साथ उस नए जगह के बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।